बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइम अहमद सिद्दीकी स्वीट सदर्न में काम कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड हियर एज अ ट्रेनी इंजीनियर कैथोडिक प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में। नाउ करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर कैथोडिक प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। मैंने बैचलर किया है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से। और रिसेंटली आई एम अ सर्टिफाइड बी गैस ब्रिटिश गैस सी स्वेप पेंटिंग और कोटिंग इंस्पेक्टर ग्रेड 2 एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ मीन्स इंटरनेशनल, जो कि अब एम्प बन चुकी है जनवरी से, विच इज एसोसिएशन ऑफ मटेरियल्स प्रोटेक्शन एंड परफॉर्मेंस। तो ये कुछ एसोसिएशन बेसिकली आप सारे मटेरियल्स के हो, मेटलर्जी के हो, आगे अगर आते हो पाइपलाइन इंडस्ट्री में या कैथोडिक प्रोटेक्शन या कोटिंग इंडस्ट्री में, तो ये चंद एसोसिएशन हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इन लाइन रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज का। खैर बेसिक बिल्कुल ही ब्रीफ सा एक होगा, छोटा सा कैथोडिक प्रोटेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, और मैं अज्यूम करूंगा कि बेसिक आपको चीज़ें पता होंगी, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में, मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ और मेरे पास इंटरव्यूज आते रहते हैं और काफ़ी बच्चे आते हैं जाते हैं, लेकिन जो मैंने फील की है ये बहुत लैक करते हैं इन चीज़ों में, बेसिक नॉलेज में, बेसिक इंफॉर्मेशन में, जो कि कहना चाहिए मैट्रिक या इंजीनियरिंग लेवल, बेसिक इंजीनियरिंग लेवल की है। तो एक चीज़ अपने जहन में रखो, आप लोग मेरे ख्याल से सारे फाइनल ईयर के हो, तो ये ख्याल रखो कि इंजीनियरिंग तो कर लोगे, आगे भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हो ही जाएगा, लेकिन अपने बेसिक्स या बेसिस को अपने आप लोग स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग बेसिस होंगी तो आप कहीं भी जाओगे तो एक्सेल कर सकते हो। कोई भी चीज यूनिवर्सिटी में या एजुकेशनल करियर में आपको हर चीज ऐसी नहीं सिखाई जाती, जो आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो एज इट इज वैसे ही हो रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये एक सोच जरूर होती है कि ये हमको पढ़ा रहे हैं और ये किस काम आएगा, तो ऐसी बात नहीं है। काम जरूर कहीं ना कहीं वो चीज आती है, सीखा हुआ जाया नहीं होता है, लेकिन ये है कि अगर तो आप लोग उस बेसिस को अपनी स्ट्रांग रखते हो तो अगले कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए लेना और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। तो अब भी खैर मैं ज्यूम करूंगा ये सब चीजें आपको पता है। मेरी आदत जरा सी ऐसी है कि मैं जरा सा इंटरेक्टिव सेशन करूंगा, तो मुझे जिस किस्म का रिस्पांस मिलेगा मैं उस टाइप से, उस तरीके से लेके आप लोगों को आगे चल पाऊंगा। वरना मैं ऐसे ही आप लोगों को बातें बताता जाऊंगा तो मेरा नहीं ख्याल वो आपको अगर समझ ना आए तो फिर दोनों ही बैठ के यहाँ पे अपना हम टाइम जाया कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यार एक बिल्कुल बेसिक्स का इंट्रोडक्शन से कि कैथोडिक प्रोटेक्शन होती क्या है। सीपी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। सीपी होती क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस किया क्यों जाता है, क्या कॉजेज हैं, क्या मेथोडोलॉजी है, किस तरह से की जाती है, क्या टाइप्स हैं उसकी, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जो ये चीजें आप तब अंडरस्टैंड कर सकोगे जब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता लगेगी कि आप सीपी बेसिकली खड़ा किस चीज पे है, वो है क्या चीज। कैथोडिक प्रोटेक्शन वर्ड से हमको समझ में आ रही है कि ये कैथोड को प्रिवेंट करेगा या प्रोटेक्ट करेगा। अब कैथोड क्या चीज है और किस चीज से प्रोटेक्ट करेगा, तो उसका जवाब है क्रोजन से प्रोटेक्ट करेगा। तो क्रोजन, अगर आप लोगों में से मुझे कोई बेसिक डिफाइन कर सको कि क्रोजन क्या होती है। सबके माइक म्यूट है, अगर कोई जानता है तो खोल के बता सकता है। तो सर अशमत हमारे साथ हैं सर, अपना पिताजी साहब भी हैं। तो और बेसिकली सर कोरोजन तो सर मतलब जो भी हमारे मेटल्स हैं उसकी सर डिटोरेशन होती है। बेसिकली क्रोजन को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि डिग्रेडेशन या डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मींस। अब इस डेफिनेशन से हमको दो बातें समझ में आती हैं कि एक उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्व है और एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्व है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व है।
बेसिक यस। कोरोजन सर्किट क्या होता है, बेसिक चीजें क्या होती हैं, इन सब को लेके इंशाल्लाह आगे चलते हैं। और जनरली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सीपी होती क्या है। तो अगर बेसिक बात करें कि कोरोजन क्या है, कोरोजन की टाइप्स क्या हैं, कोरोजन सेल क्या होता है, उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब क्या होता है, कोरोजन होती क्यों है, ये आपको बता सकते हैं कोरोजन होती क्यों है यार? सर कोरोजन सर होती तो इसलिए है सर, क्योंकि उसमें सर हमारे रिएक्शन जो होता है डिटोरेशन का, मतलब ऑक्सीडेशन, उसकी वजह से होती है। और सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो जो अपना भी ऑक्सीजन। मेटल होता है वो करोड इसलिए होगा क्योंकि हर मेटल अपनी नेचुरल स्टेट में रहना ज्यादा प्रेफर करता है। कोई भी चीज होती है वो अपनी नेचुरल स्टेट में रहना प्रेफर करती है। यस सर। तो मेटल की नेचुरल स्टेट क्या होती है, उसका ओर, जिस ओर की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील या आयरन वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है हीमाटाइट की फॉर्म में। जो उसका ओर है Fe2O3, हीमाटाइट या मैग्नेटाइट Fe3O4। ठीक है, आप उस पे, इंसान ने उसको अपने यूज में लाना है, उसको ब्लास्ट फर्नेस में एनर्जी अप्लाई होगी, पिग आयरन बनेगा, होते 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 लेट सपोज आपने पाइप करना है तो रोलिंग ऑपरेशन सब कुछ करके एक प्रोसेसेस में एनर्जी उस चीज पे अप्लाई होगी, और वो इन दी एंड आपको फॉर एग्जांपल पाइप की फॉर्म में आपके पास वो आ जाएगा। अब वो क्रोड क्यों होगा, क्योंकि वो जिस फॉर्म में आपके इस्तेमाल में है, बेसिकली उस फॉर्म में वो मेटल इटसेल्फ अनस्टेबल है। तो वो एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस होंगे, एनवायरमेंटल रिएक्शन होंगे, और वो कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह वापस अपनी ऑक्साइड बना के वापस अपनी नेचुरल स्टेट में जाए। तो एनवायरनमेंट में उसको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, और 10 एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनसे वो रिएक्ट करके या जिसको एब्जॉर्ब करके वो वापस अपनी ऑक्साइड की फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। वो अपनी नेचुरल स्टेट में जाता है, वो आपके लिए वो कोरोजन है, लेकिन फॉर मेटल इटसेल्फ वो अपनी नेचुरल स्टेट में जा रहा है। ठीक है। अब जी सर। इस चीज को आपने रोकना है, उसके काफी मैकेनिज्म्स होते हैं। एनोडिक प्रोटेक्शन होती है, ये एक नई किस्म की प्रोटेक्शन है। कैथोडिक प्रोटेक्शन है, प्रिवेंटिव कोटिंग्स होती हैं। तो अब इसी पाइप की मैं एग्जांपल हूं जो अभी आपको मैंने दी, तो एटमॉस्फेयर से अगर वो रिएक्ट करेगा तो आप उसको किस तरीके से रोक सकते हो? ऐसे रोक सकते हो कि कोई ना कोई बैरियर उसमें आप प्लेस कर दो, इन्वायरमेंट में और उस मेटल इटसेल्फ में। जब एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा तो आपस में वो रिएक्शन जो है वो सीज हो जाएगा। जब वो रिएक्शन बिल्कुल। सीज हो जाएगा तो कोरोजन का प्रोसेस होगा ही नहीं और आपका मेटल लॉस होगा ही नहीं। कोरोजन बेसिकली डेंजरस या क्यों है? क्योंकि आपका मेटल लॉस होता है जितना, और जब मेटल लॉस होता है तो बेसिकली जितनी उस मेटल पे इन्वेस्टमेंट है या जो आपका एसेट है, वो एसेट डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होती है? कैथोडिक प्रोटेक्शन ये वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है, या वन ऑफ द मेथड ऑफ कोरोजन कंट्रोल है, जो कि बहुत सी चीजों पे अप्लाई की जा सकती है। लार्ज स्ट्रक्चर्स पे, स्मॉल स्ट्रक्चर्स पे, बरेड पाइपलाइंस हो गई, सबमर्ज मेटालिक स्ट्रक्चर्स हो गए जैसे ऑफशोर स्ट्रक्चर्स होते हैं, शिप्स हो गई, स्टोरेज टैंक्स हो गए, प्रेशर वेसल्स हो गई। ठीक है। तो प्राइमरी जो हमारा प्रोटेक्शन होती है वो दैट इज प्लेसिंग अ बैरियर बिटवीन द मेटल एंड एनवायरनमेंट। वो हमारी कोटिंग्स होती हैं, डाइइलेक्ट्रिक बैरियर या डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हम उसमें प्लेस करते हैं। मेटल का जो कांटेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट से वो हम सीज करते हैं। जब वो सीज होता है तो प्रोसेस होता ही नहीं है। लेकिन ये जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है, कोटिंग्स, थ्योरेटिकली तो कहना बहुत आसान है कि हम एक बैरियर प्लेस कर दें तो जी रिएक्शन ही नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। प्रैक्टिकली फॉर कोटिंग्स टू बी 100% एफिशिएंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमारा एक प्लान बी होता है, दैट इज सेकेंडरी प्रोटेक्शन मेथड, और वो होता है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन या सीपी। कि जैसे ही हमारा प्राइमरी मैकेनिज्म कहीं पे फेल होता है किसी भी पोजीशन पे, तो वहां पे एज अ बैकअप फौरन ही हमारा सीपी, कैथोडिक प्रोटेक्शन, वहां पे आ जाएगी, और आपका जो एक नेचुरल रिएक्शन हो रहा है उस मेटल का टुवर्ड्स फॉर्मिंग ऑक्साइड और बीइंग कोरोडेड, उस चीज को वो वहीं पे सीज कर देगा।
ठीक है, एक बहुत नई फील्ड है ये रिसर्च इन प्रोग्रेस है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग की। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन इसको भी रोकती है, और आप लोग अगर फाइनल ईयर के हो और आगे प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हो कोरोजन में या किसी चीज में, तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, ये अंडर रिसर्च है। और इस पे आपको काफी लिटरेचर भी मिलेगा कि स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को कैथोडिक प्रोटेक्शन किस तरह से प्रिवेंट कर। यस सर। अब इम्पोर्टेंट क्यों है सीपी? सीपी हमने क्यों बचाना है, किसी भी चीज को हम क्यों बचाते हैं? तो कोई भी चीज होती है, कोई भी काम होता है, उसकी एक फिजिबिलिटी होती है किसी भी चीज की। चाहे वो जिंदगी में कोई भी, आपने गाड़ी लेनी है, आपके पास पैसे होंगे तो आप गाड़ी लेंगे, ठीक है। कोई अच्छी गाड़ी लेनी है, उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए। तो इन दी एंड हर चीज आ जाती है फाइनेंशियल या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके एसेट्स हैं, जितने भी मेटालिक एसिड्स हैं या ह्यूज एसिड्स हैं, वो सारे मेटल्स के होते हैं और उनको आपने प्रिवेंट करना है। तो जनरली कोरोजन एक ऐसी फील्ड है जिसको बहुत ही उस इम्पोर्टेंस से देखा नहीं जाता, लेकिन इसके लॉसेस इतने ह्यूज होते हैं कि अगर इस चीज को रियलाइज ना किया जाए टाइम पे, तो ये वक्त के साथ आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा के जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको पता भी नहीं लगता, एकदम से मटेरियल फेल हो जाता है। उस मटेरियल का फेलियर इस वजह से नहीं होता कि फॉर एग्जांपल कोई चीज है जिस पे आप वजन दे रहे हो तो उसने ज्यादा अपना वजन उठा लिया तो फेल हो गया, नहीं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर कोरोजन इन्वॉल्व है तो इसका ये क्या कहते हैं इफेक्ट हो सकता है कि कोरोजन स्टार्ट होती है। अब क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ऐसे नहीं होता कि आज कोरोजन स्टार्ट हुई और डायरेक्ट फेलियर हो गया कल, तो हम कह दें कि कोरोजन का फेलियर हो गया। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस को इतना रियलाइज नहीं किया जाता, लेकिन जब इसकी वजह से एक फेलियर हो जाता है तो अंदाजा होता है कि हमारा इतना बड़ा लॉस जो हुआ वो किस वजह से हुआ। सो बेसिकली व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है, हमारा एसेट है, हमने उसको सेव करना है। तो अगर यूएसए की इकोनॉमी में देखें तो अराउंड $300 बिलियन पर ईयर उनका क्रोजन से, मेटल लॉस से कॉस्ट ऑफ क्रोजन निकलती है। और हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो अराउंड $3 बिलियन का हमारा सालाना नुकसान है। अब आप खुद सोच लें कि अगर $3 बिलियन हमारे यहाँ से सेव हो सकते हैं, तो वो हम जैसे गरीब मुल्क के लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक जनरल बात करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन का किस तरीके से काम करती है। एक जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका, वो क्रोजन सेल से डिफाइन होता है। क्रोजन सेल में, एक बेसिक क्रोजन सेल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक एनोड, एक कैथोड, एक इलेक्ट्रोलाइट, और चौथा उसका पाथ। दोनों इलेक्ट्रोड्स का पाथ, आपस में कनेक्शन आइदर मेटेलिक और फिजिकल या वाया इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रिंसिपल ये है कैथोडिक प्रोटेक्शन का कि वो आपने जिस मेटल को प्रिवेंट करना है आप उसको कैथोड बना देते हैं, और जो मेटल, जिस चीज से या जिस मेटल से आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको एनोड बना देते हैं। ये कैथोड और ये एनोड किस तरह से बनते हैं, ये डिपेंड करता है उनके पोटेंशियल पे, नेचुरल पोटेंशियल पे। जिस चीज का पोटेंशियल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अकॉर्डिंग टू गैल्वानिक सीरीज, आगे आएगी गैल्वानिक सीरीज में, उसमें आपको दिखा, जिस चीज का इलेक्ट्रो पोटेंशियल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एनोड होगी। विद रिस्पेक्ट टू दी अदर, दो चीजों को आप देख रहे हो, एक को बचाना है और एक से बचाना है। जिससे बचाना है वो होगा जिसका जो पोटेंशियल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? जो मोर नेगेटिव की तरफ होगा जिसका पोटेंशियल। ये तो है। अगर एक दो पोटेंशियल्स हैं, एक 1.00 है, एक -1.00 है और एक -1.2 है, तो वो यूज होगा एज एन एनोड जिसका पोटेंशियल -1.2 है। ठीक हो गया। यस अब सर। कैथोडिक प्रोटेक्शन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो ये है कि आप मेटल जिसको प्रोटेक्ट करना है और जो एज अ सैक्रिफिशियल मेटल मेटल यूज होना है जिससे प्रोटेक्ट करना है, उनको आप आपस में कनेक्ट कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद
और इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पाथ। ठीक हो गया। अब सेक्रिफिशियल मेटल जो है वो कोरोड हो जाएगा और प्रोटेक्ट करेगा आपके दूसरे मेटल को। लेट्स सपोज एक पाइपलाइन का केस लेते हैं। तो पाइपलाइन हमारी अगर उसको हम कैथोड बनाएं और उसके साथ ही हम दूसरा मेटल यूज करें एज एन एनोड, तो हमारा पाइपलाइन एज कैथोड है तो वो प्रिवेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू द सैक्रिफिशियल मेटल दैट इज द एनोड। अब वो अगर पाइपलाइन हमारी स्टील की है तो हम वो मेटल यूज कर सकते हैं जो गैल्वेनिक सीरीज में स्टील से नीचे हैं या स्टील से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। वो कौन कौन से मेटल हैं? वो सबसे बेसिक या जनरल जो यूज होते हैं वो दैट आर एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम। ठीक है, ये एज एन एनोड यूज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टील। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन दो टाइप्स की है, आइदर आप सैक्रिफिशियल या गैल्वानिक करते हैं या आप इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। दोनों का फर्क आगे चल के बात करते हैं इस पे। तो स्ट्रक्चर जो कि जिन पे गैल्वानिकली अप्लाई नहीं हो सकती या जिन पे जिनका जैसे पाइपलाइन है उसका थर्स्ट बड़ा है, लेंथ लॉन्ग लेंथ है या मेगा स्ट्रक्चर है, तो उसको सिर्फ आपके गैल्वानिक एनोड्स नहीं बचा सकते। ठीक है, इसके लिए आपको इम्प्रेस करंट सिस्टम लगाना पड़ता है जिससे आपकी लॉन्ग लेंथ या जितना बड़ा स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक हो गया। कैथोडिक यस सर। प्रोटेक्शन डिफरेंट रेंजेस अपना मेटालिक स्ट्रक्चर्स पे यूज होती है, सॉरी डिफरेंट सर। एनवायरनमेंट्स में यूज होती है। जैसे पाइप हो गया, स्टील के पाइप्स हो गए जिनमें अगर फॉर एग्जांपल आप वाटर फ्लो करवा रहे हो, या फ्यूल लाइंस हो गई, स्टोरेज टैंक्स हो गए, बोट्स ये शिप्स के हल्स होते हैं, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हो गए जितनी भी ये जेटीज होती हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप जितने पोर्ट्स पे जाते हो तो जो भी ऑफशोर स्ट्रक्चर लगा हुआ है या अगर ड्रिलिंग का कोई ऑफशोर प्लांट लगा हुआ है जो समंदर में लगा हुआ है तो उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। सी वाटर है, सी वाटर एग्रेसिव होता है टुवर्ड्स कोरोजन। तो इन सब चीजों को, कंक्रीट के आपके स्ट्रक्चर्स हो गए, कंक्रीट में स्टील एज अ रीइंफोर्समेंट यूज होती है। ठीक है, तो उसको भी आपने बचाना है। इन सब चीजों की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास सीपी हो सकती है। सीपी का बेसिक एक जनरल मकसद क्या है? दो मेटल्स हैं, एक का नेचुरल पोटेंशियल कुछ है, एक का नेचुरल पोटेंशियल कुछ है। दोनों को जब आप करोगे, कनेक्ट करोगे, एक सैक्रिफिशियल बन जाएगा, एक कैथोड बन जाएगा। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक है, दोनों में जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो एक करंट प्रोड्यूस होगा। जब भी दो चीजों में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये हमें बताया था ओम साहब ने, जिस जो लॉ था V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यस सर। जब भी वोल्टेज होगी तो करंट होगा और विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। ठीक होगी। ये गैल्वानिक सीरीज है। इसमें आप देख सकते हो जैसे ग्रेफाइट टॉप पे है, फिर टाइटेनियम है, सिल्वर है। इसमें अब आप देखें लो अलॉय या माइल्ड स्टील, इसका गैल्वानिक सीरीज जो है ये विद रिस्पेक्ट टू सी वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कॉपर कॉपर सल्फेट हाफ सेल के साथ क्या कहते हैं, ये एक रेफरेंस चार्ट होता है हमारे पास। तो इससे हमें पता लग सकता है कि अगर कोई भी मेटल हमारा इन यूज है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है तो उसको बचाने के लिए हम कौन सा क्या कहते हैं वो है जो यूज करेंगे, तकलीफ चलेगा। मेटल हम कौन सा यूज करेंगे एज एन एनोड उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक यस है, सर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टील है तो हमें पता है कि हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं जो कि मोर नेगेटिव है। तो उनमें आ जाता है हमारे पास एल्यूमिनियम अलॉयज यूज हो सकते हैं, जिंक यूज हो सकता है, जिंक अलॉयज यूज हो हेलो सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हेलो सर अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साजिद हियर डिपार्टमेंट। सर क्या हाल है सर? क्या हाल है, खैरियत से हैं? सॉरी मैं आज बिजी था यहाँ पे, नहीं नहीं कोई तो इस वजह से मैंने टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सका, क्योंकि कोई यहाँ पे इशू। हमारे फाउंड्री का काम चल रहा है, तो इस वजह से। सर कोई इशू नहीं। क्या और हाल आप है ठीक सर? हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं डिपार्टमेंट की तरफ को आपको वेलकम करता हूँ जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मच फॉर योर टाइम।
and attention towards the metallurgy and materials. Sir, Thanks keep a it lot. continue, and I am listening to your great seminar. इंशाल्लाह, थैंक यू। तो खैर, अच्छा, फिर ये हमारे मेटल्स हैं जो यूज हो सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर जिंक शिप हल्स की बात करें तो उसमें जो मेजरली यूज होते हैं वो दैट आर एल्यूमिनियम और जिंक अलॉयज। एल्यूमिनियम अलॉय जो जिंक जो यूज होते हैं वो एलोलिन कहलाते हैं, जो जिंक के होते हैं वो जिंकोलिन कहलाते हैं। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि बेसिकली कन्वेंशनली जिंक इस्तेमाल होता था फॉर प्रिवेंटिव पर्पसेस। विद टाइम आपको पता लगा कि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा अच्छा प्रिवेंटिव एज एन एनोड वर्क करता है। क्यों? दोनों में फर्क इतना है कि जिंक अराउंड 780 एम्पेयर आवर्स पर किलोग्राम की यूजेज होती है उसकी, 780 एम्पेयर आवर्स पर किलोग्राम, और एल्यूमिनियम का है अराउंड 2700, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2700 एम्पेयर आवर्स पर किलोग्राम। तो इससे आपको पता लग सकता है कि दोनों में कितना वाइड डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू यूसेज, और एल्यूमिनियम इज अ बेटर अकॉर्डिंग टू, मतलब रिगार्डिंग शिप हल्स, उस एनवायरनमेंट में और उस प्रोटेक्शन में वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर सी और फ्रेश वाटर्स होंगे तो वी प्रेफर जिंक। ठीक है। वही मैंने अब वही वाली बात की, क्रोजन होती क्यों है? हर Yes, sir. चीज प्रेफर करती है अपने नेचुरल पोटेंशियल में रहने के लिए या अपनी नेचुरल स्टेट में रहने के लिए। आपने स्टील या पाइपलाइन को प्रिवेंट करना है, वो एक ओर की फॉर्म में था, सारे प्रोसेसेस उस पे हुए, एनर्जी उस पे अप्लाई की गई, सब होने के बाद आपके लिए वो एक मेटल इस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आपने उसको यूज करना है। लेकिन ये फॉर्म उस मेटल के लिए स्टेबल फॉर्म नहीं है। उसकी स्टेबल फॉर्म वही ओर या वही ऑक्साइड की फॉर्म है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो आइदर मैग्नेटाइट और हीमाटाइट, उसी फॉर्म में वो स्टेबल है। तो वो हर वक्त यही कोशिश करेगा कि वो उसी फॉर्म में वापस रिएक्ट करके किसी तरह चला जाए और स्टेबल हो जाए। लेकिन जब वो इस फॉर्म में जाने की कोशिश करता है और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेकर रिएक्ट करता है तो उसकी सरफेस पे एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, ऑक्साइड लेयर, जिसको पैसिवेशन भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में भी पाइप पे जंग वगैरह लगा है, उसको आप हल्का सा ऊपर से साफ करते हैं तो वो फॉर द टाइम बीइंग साफ हो जाता है। कुछ अरसे बाद उसको देखते हो तो वो दोबारा एक जिंक कह रहा हूँ, एक रस्ट की लेयर उस पर आई हुई होती है। ठीक है, आप उसको फिर साफ करो तो फिर थोड़ी देर से बाद हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन आपको चाहिए ना बेसिकली, क्योंकि वो हो क्या रहा है, वो मेटल लॉस हो रहा है। वो अभी तो आपको एक थोड़ी थोड़ी फॉर्म में नजर आ रहा है, कुछ अरसे बाद वो होते होते उसमें पिट्स बन जाएंगे और वो पाइप आपके किसी काम का नहीं रहेगा, वहां से लीक हो जाएगा। ऐसे ही है घरों के पाइप्स की। फॉर एग्जांपल ये कराची में ज्यादा आप लोग ये चीज देखते होंगे कि पाइप गल गया। वो पाइप कैसे गल जाता है? वो एक दिन में नहीं गलता, ये पूरा एक प्रोसेस है, एक टाइम लगता है उसको गलने में। यही हो रहा होता है कि एक दफा उस पे जंग लगता है, पहले एक लेयर चढ़ जाती है। अब हर मेटल की ये जो प्रोटेक्टिव लेयर उस पे आती है ना, उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। जैसे आयरन जब अब उसकी एक लेयर आती है उस पे Fe2O3 की, तो उसकी स्ट्रेंथ, और अगर मैं कंपेयर करूं एल्यूमिनियम को तो उस पे Al2O3 की जो लेयर आती है एल्यूमिना की, इन दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत फर्क है। और इसी स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए एल्यूमिनियम की लेयर को एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर भी यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, जो उसकी पैसिव लेयर की जो स्ट्रेंथ आती है वो अच्छी होती है। तो एनोडाइजिंग आपने सुना होगा, प्रोसेस पढ़ रहे हो आप, पढ़ते हो मटेरियल्स मेटलर्जी में, तो वो भी यूज किया जाता है टू प्रिवेंट, फॉर प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स। स्टील की बात करें तो वही बात आ गई कि हमने ओर था, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, एक एनर्जी उस पर अप्लाई की, वो अपनी नेचुरल स्टेट से हट गया। लेकिन आपके लिए वो बेनिफिशियल है इस फॉर्म में। अब आपने और एनर्जी उसको, वो कोशिश कर रहा है मेटल के वो अपनी नेचुरल स्टेट में जाए, अब आप यहाँ से और एनर्जी अप्लाई करोगे ताकि वो उसी स्टेट में रहे और आपके लिए यूजेबल या बेनिफिशियल रहे। तो ये जो और एनर्जी है, दैट इज corrosion प्रिवेंशन।
और ये जो वो जा रहा है ये वो दैट इज गोइंग टुवर्ड्स बीइंग कोरोडेड। ठीक है ना? यस। समझ में आ रही है यहाँ तक सबको? बहुत ही मैं कोशिश कर रहा हूँ बेसिक रहूं और सिंपल अल्फाज में रखूं। ये कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं आपके पास क्रोजन की। ये एक पाइप है, इंटरनली क्रोड हुआ है। ठीक है, ये डॉक्स पे स्टील मेटालिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये ऊपर वाला जो है आपका पाइप एक्सटर्नल से क्रोजन हुई हुई है। काम कैसे करता है सीपी? एक सिंपल क्रोजन सेल ये आपके सामने है। अगर आप लेफ्ट साइड वाला देखो, स्टेज 1 वाला, ये एक बेसिक क्रोजन सेल है। मैंने पहले बात की थी 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये आ यस सर। गया आपका एक एनोड, ये आ गया कैथोड, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है जिस सॉल्यूशन में वो है, और ये ऊपर जो आपको नजर आ रही है ये इसका मेटेलिक पाथ है। ठीक है। अब एक चीज आपको गौर करनी है यहाँ पे और मुझे इसका जवाब देना है, अगर काइंडली कोई भी दे सके। एनोड इज जनरली पॉजिटिव, और हम कह रहे हैं जी पाइप को हम बचा रहे हैं, पाइप को कैथोड बना देते हैं तो कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, और एनोड पॉजिटिव होता है। कि यहाँ पे एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है? गलत लिखा है या सही है? सबके माइक बंद है। सर मेरे ख्याल से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है ना, तो उसी वजह से। नहीं, करंट की देखें दो टाइप्स होती हैं। एक कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। यस सर। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट को कन्वेंशनल करंट क्यों कहा जाता है? कन्वेंशनल करंट को कन्वेंशनल करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ड कन्वेंशन का मतलब है रिवायत। रिवायती तौर पे ये समझा जाता था कि जो करंट मूव करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल समझा जाता था। तो यही एज्यूम किया जाता था कि करंट प्लस से माइनस की तरफ मूव करता है। लेकिन विद टाइम आपको ये पता लगा कि बेसिकली करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस तो है, लेकिन कौन सा चार्ज? वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो इससे हमें पता लगा कि बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन है वो दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब नेगेटिव जो है वो हाई पोटेंशियल है उसका। तो क्रोजन सर्किट हो गया या कोई भी सर्किट हो गया, उसमें जब आप देखते हो उसको, तो उसके देखने के दो तरीके होते हैं। आइदर कन्वेंशनली आप स्टडी कर रहे होते हो या इलेक्ट्रॉनिकली। जो माइनस साइन आप देखते हो अक्सर करंट के साथ लिखा हुआ, उसका मकसद यही होता है कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली लिखा गया है। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा होता है करंट की। ठीक है, तो प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक एटम में या एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। लेकिन जब वो अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है, आइदर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। तो इसी वजह से जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो उसको आप आइदर पॉजिटिव टू नेगेटिव देखो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे उतने प्रोटॉन यहाँ आ रहे होंगे। तो अगर आप या वहां से देख लो या आप यहाँ से देख लो, जो एंड रिजल्ट है, जो अमाउंट है, क्वांटिटी, वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल 7 एम्पेयर। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं कि इस चीज में 7 एम्पेयर करंट चल रहा है और मैं लिखता हूं कि 7 एम्पेयर, तो और साथ ही लिख दूं कि एक बंदा जाता है, वो उसी सिस्टम को देखता है, वो कहता है जी इसमें -7 एम्पेयर चल रहा है। तो क्या इन दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो माइनस साइन है वो आपकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। करंट कभी नेगेटिव में हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता। आइदर होगा, या तो कोई उसकी वैल्यू होगी, या वो नहीं होगा तो मतलब जीरो होगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और अगर सर्किट शॉर्ट हो गया, नहीं फ्लो कर रहा करंट, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। करंट माइनस में तो कभी नहीं फ्लो कर सकता ना। तो इसी वजह से जो माइनस साइन होता है
ये उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा होता है। और ये यहाँ आप स्लाइड्स पे देख रहे हो, एनोड को नेगेटिव लिखा हुआ है और कैथोड पॉजिटिव है। उसकी यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली डोनेट किया हुआ है। जब इलेक्ट्रॉनिकली डोनेट करते हैं तो एनोड आपका नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और कैथोड आपका पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया? तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली हो क्या रहा है, एनोड आपका सेक्रीफाइस होगा जब ये चारों चीजें पूरी हो जाएंगी, एनोड, कैथोड, सबमर्ज्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट, और चौथा आपका पाथ। जैसे ही एक चीज, चारों चीजें मिल जाएंगी, कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? कोरोजन को, और इन चारों में से एक भी चीज नहीं होगी तो आपका कोरोजन प्रोसेस सीज हो जाएगा। ठीक है? यही फिनोमेना है कोटिंग्स का, जो मैं बात कर रहा था कि हम डाइलेक्ट्रिक बैरियर या इंसुलेटर उसमें रख देंगे, या एक प्रिवेंटिव कोटिंग बीच में रख देंगे एनवायरनमेंट और इसमें, तो उसमें फर्क यही है, उसका मकसद यही है कि आप उसका पाथ कट कर दोगे। जो एनोड से चार्जेस आने हैं कैथोड की तरफ वाया इलेक्ट्रोलाइट, आप वो पाथ कट कर देते हैं जब आप प्रोटेक्टिव बैरियर या प्रोटेक्टिव कोटिंग्स करते हैं। समझ में आ गई? तो ये, हाँ, अब अगर कहीं ना कहीं से वो पाथ ब्रेक हो रहा है, फिर भी कहीं क्या कहते हैं, पाथ कहीं ना कहीं से फिर भी बन रहा है, कोटिंग आपकी फॉर एग्जांपल फेल होती है 100% एफिशिएंट, मैंने आपको पहले बताया थ्योरेटिकली 100% एफिशिएंट कोटिंग्स आर पॉसिबल, प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंट कोटिंग्स नहीं होती। कोई भी कोटिंग हो वो 100% एफिशिएंट नहीं होती, कहीं ना कहीं माइन्यूट से माइन्यूट पिन होल कहते हैं या हॉलीडे कहते हैं, वो उसमें रह ही जाता है। ठीक है? उसके रहने की वजह से आपका जो क्रोजन प्रोसेस है वो वहां पे चलता रहता है। बेशक पेस उसकी स्लो हो जाएगी, लेकिन कंसंट्रेटेड जब हो जाएगा ना एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के लिए वो बहुत डिटोरिएटिव होगा। इसीलिए हमारा सेकेंडरी प्रोटेक्शन मेथड आ जाता है कि जैसी हमारी कोटिंग कहीं से भी फेल हो, तो साथ ही हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन करंट उसको मिले और उसका पोटेंशियल एक सेफ रेंज में आ। आपको किस तरह पता लगेगा कि आप सीपी जो कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो? वो ऐसे पता लगेगा कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ कोरोजन इंजीनियर्स नेस, उसने एक स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि हर चीज के लिए, प्रेशर वेसल के लिए अलग है, पाइपलाइंस के लिए अलग है, स्टोरेज टैंक्स के लिए अलग है, कि इस पोटेंशियल रेंज के दरमियान, इस विंडो के दरमियान अगर पोटेंशियल है तो दैट इज सेफ, आपका कैथोड सेफ है। अगर इस पोटेंशियल से नीचे है तो आपका मटेरियल सेफ नहीं है, कोरोजन हो रही है। और अगर आप उस करंट दे के पोटेंशियल से ऊपर चले जाते हो, ओवर प्रोटेक्शन करते हो वाया कैथोडिक प्रोटेक्शन, तो ये लीड करता है आपको कैथोडिक डिसबॉन्डमेंट की तरफ, जो हम आगे जाके देखेंगे। ये वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज है कैथोडिक प्रोटेक्शन का, कि अगर इस प्रोसेस को सही से अप्लाई ना किया जाए या सही से मॉनिटर ना किया जाए, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रिवेंटिव, ये और डिटीरिएट कर देती है आपके मेटल को। ठीक हो गया? तो ये एक सिंपल सा क्रोजन का सेल है। चार चीजें हैं इसमें, इसमें आयरन को यूज किया जा रहा है और ये वाटर है। तो ब्रेक होता है, कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, और एनोड जो है वो ऑक्सीडाइज होके अपना चार्ज कैथोड की तरफ देता है। तो कैथोड पे जहां जहां डैमेज हुआ हुआ होता है, वो उधर से चार्ज आके इलेक्ट्रॉन्स इस पे मिल जाते हैं, तो आपका कैथोड प्रिवेंट हो जाता है, और आपका एनोड जो है अपना वक्त के साथ सेक्रीफाइस होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो फुली सेक्रीफाइस हो चुका होता है और वो खत्म हो जाता है, फिर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं और आप अपना मैकेनिज्म वापस रिज्यूम कर लेते हैं। ठीक है? तो दो सर कितना टाइप। टाइम पीरियड के बाद हम सेक्रिफिशियल एलिमेंट को? सॉरी, सर आवाज देखिए, नहीं आ हमने रही एक आपकी असमत। सेक्रिफिशियल एलिमेंट, मुझे आवाज नहीं आ रही यार। हेलो? असमत आपकी आवाज नहीं आ रही। You can type your question, Ashmat. You can... ओके ओके। हाँ, अब बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम
सोचे हमने सेक्रीफिशियल एलिमेंट हमने लगा दिया किसी भी मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए, तो सर हम कितने टाइम के बाद हम उसको रिप्लेस करेंगे? मतलब आपने कहा था ये वो डिपेंड एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी उसकी यूजेज पे कि आप उससे कितना करंट ले रहे हो। ठीक है, ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इम्प्रेस करंट सिस्टम में, सैक्रिफिशियल सिस्टम में तो वो अपने नेचुरल पोटेंशियल से उसको अपने आप को अपने चार्जेस को देता जाएगा। जितना नेचुरल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों चीजों में, उसी रेट पे ये खुद डिटीरिएट होके अपना चार्ज इसको देता रहेगा और सेक्रीफाइस होता रहेगा। इम्प्रेस करंट सिस्टम में मेरे पास ऑप्शन होती है इस यूटिलाइजेशन ऑफ एनोड की, करंट में कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो वो करंट बेसिकली आ कहां से रहा है? वो करंट या वो जो चार्ज है वो बेसिकली इस एनोड और कैथोड के पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है। उसको मैं क्या कहते हैं, मैनूवर कर सकता हूं इम्प्रेस करंट में। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एनोड लगा हुआ है और यहाँ पे एक पाइप की लेंथ है, उसको अगर मैं नेचुरली कनेक्ट कर दूंगा तो मैं सिवाय पोटेंशियल मेजरमेंट्स के और कुछ नहीं कर सकता सैक्रिफिशियल सिस्टम के अंदर। ठीक है, वो अपने ही नेचुरल रेट पे प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगा। इम्प्रेस करंट में मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसको मैनूवर कर सकता हूँ रेट ऑफ करंट को, कि मैंने किस लेवल पे उसकी सेक्रिफिशन वो अपने आप को सेक्रीफाइस करे। मैं उससे एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ एक अमाउंट ऑफ करंट, तो मैं जितना ज्यादा करूंगा उतनी जल्दी सेक्रीफाइस हो जाएगा। और ये मुझे पता कैसे लगेगा कि वो कि वो सेक्रीफाइस हो गया है या खत्म हो गया है? उसमें से पोटेंशियल आना खत्म हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा सर, और I would like to request all the participants and attendees to note their questions down. You can ask your questions in the last of the session. बेशक बीच में भी पूछो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कोई बात समझ में ना आए तो एनी टाइम। ठीक है। अच्छा, अच्छा, okay, thank you. अब दो दो टाइप ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन है, एक सैक्रिफिशियल एनोड या गैल्वानिक प्रोटेक्शन, दूसरा इम्प्रेस करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। इम्प्रेस करंट मैंने अभी आपको बताया कि उसमें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लार्ज स्ट्रक्चर्स को प्रिवेंट कर सकूं। इसी वजह से कर सकूंगा जब मैं उसके थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बड़ा स्ट्रक्चर है, पाइपलाइन एक कराची से सुई जा रही है, ठीक है, सुई से कराची की आपकी एक पाइपलाइन है, तो आप सैक्रिफिशियल सिस्टम से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक जगह एनोड लगा दो या थोड़ी थोड़ी जगह बाद एनोड लगा दो, क्योंकि एक रनिंग लेंथ है, डिफरेंट एनवायरनमेंट से वो होता हुआ गुजर रहा है। कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं मार्शी है, कहीं रॉकी है, कहीं हार्ड है, तो कहीं बारिशें हो ही नहीं रही, कहीं बारिश है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कम है, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं टेम्परेचर्स कम है। तो बहुत सी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ कोरोजन को आपके अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट एनवायरनमेंट से एक चीज गुजर रही होती है ना, तो उसके प्रिवेंटिव मेथड या वो लार्ज स्ट्रक्चर्स की प्रिवेंटिव मेथड के लिए मेरे पास बेटर ऑप्शन है इम्प्रेस करंट। में उसको सेक्रिफिशियल से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में किसी किस्म का कंट्रोल नहीं रह जाता। मैं एनोड से कनेक्ट कर दूंगा, वो विद टाइम खुद ही डिटेरिएट होता रहेगा, लेकिन उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही इतना नहीं होगा कि वो एक इतनी बड़ी लेंथ को कवर कर सके। ठीक है, इम्प्रेस करंट में क्या होता है, मैं अपने पास एक सोर्स लगा लेता हूँ। जनरली ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर यूज होते हैं, टीआरस। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन रेक्टिफायर्स भी कहते हैं इसको। लेकिन क्योंकि मेरा मकसद अनइंटरप्टेड प्रोटेक्शन होता है, तो मेरे ऐसे सिस्टम्स लगाने हैं जिनका पावर लॉस कभी ना हो। अब अगर ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर है तो उसकी वो इनपुट पे चलेगा आपकी 220 वोल्ट वो वोल्ट एसी पे। ठीक है, आप लेट सपोज के इलेक्ट्रिक की बिजली पे चलेगा। के इलेक्ट्रिक आपको यहाँ सप्लाई नहीं कर पा रहा अनइंटरप्टेड, तो पाइपलाइन किन किन जगहों से होती हुई आ रही है जहाँ पे लाइट ही नहीं है, जहाँ बिजली है ही नहीं, मैं वहां पे कैसे करूंगा? वहां मेरे पास फिर डिफरेंट सोर्सेज होती हैं। ठीक है, आइदर मैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यूज कर सकता हूँ, सोलर्स यूज कर सकता हूँ, डिफरेंट सोर्सेज हैं। फिर ये इसी तरीके से डिफरेंट चीजें यूज करके आगे जा सकता हूँ, तो फिर बात आगे से आगे निकल जाएगी। तो सेक्रिफिशियल एनोड यूजुअल एप्लीकेशन क्या है? वही कि जो एक्टिव मेटल होगा उसको अटैच करेंगे, जिस जो एक्सपोज मेटल है, जो जिसको मैंने प्रिवेंट करना है, अपने कैथोड के साथ में एक मोर इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल उसके साथ अटैच कर दूंगा।
ठीक है, ये जो एक्टिव वोल्टेज होगी दोनों की, जो एक्टिव वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों का क्रिएट होगा, वो मेरा जो कैथोड है उसको प्रिवेंट करने में ये चीज काम आएगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू स्टील देखें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड या मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं वो दो बार जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, फिर इनको कनेक्ट कैसे करना है? ऐसे ही नहीं कि बस एक मेटल को दूसरे के साथ लगा दिया आइदर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, उसको आपने एक्टिवेट भी करना है। वो एक्टिवेशन के लिए आप उसमें एक एनोड का जब बेड बनाते हो या एनोड को कनेक्ट करते हो तो उसमें कोक ब्रीज या कोल और लाइमस्टोन या NaCl के साथ ट्रीट करके फिर डालते हो। इससे आपका एनोड जो है एक्टिवेट होता है और फिर प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है आपके कैथोड को। ठीक है, ये एक जनरल सी एग्जांपल्स हैं। ये राइट वाला देखो तो ये शिप हल पे कनेक्ट होते हैं, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, जिंकोलीन और एलोलीन। एल्यूमिनियम और जिंक की दो एलॉयज हैं जो यूज होते हैं कि इस तरीके से हल के साथ अटैच कर दिया जाता है, शिप आपका चलता रहता है। जब जहाँ जाके वो शिप डॉक करता है तो आप उसकी मेंटेनेंस पार्टी उसको एक दफा से ऑब्जर्व करती है। जब ऐसा टाइम आए कि आपका ये नोट इस हालत का हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए तो आप इस नोट को रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, ये एक जनरल गैल्वेनिक सैक्रिफिशियल सिस्टम है। चिप्स के लिए आप प्रॉपर कोई करंट नहीं दे रहे होते, पानी में आपने चलना है तो ऑब्वियसली करंट वुड बी डेंजरस। अच्छा, एक और चीज, ये कोरोजन करंट, ये हम बार बार करंट की बात कर रहे हैं, ये करंट AC होता है या DC होता है? सर डीसी होगा मेरे ख्याल से। DC करंट यूज होता है, क्यों? क्योंकि DC करंट की डायरेक्शन एक होती है। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है हर थोड़ी देर बाद, एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है। जो आपके घरों पे बिजली आ रही है या जिसकी वजह से अभी ये सारा सिस्टम चल रहा है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। उसकी वजह क्या है? एक तो ये कि वो लॉन्ग लेंथ कवर करता है, दूसरा DC जो होता है वो लोड बेयरिंग करंट होता है, लॉस नहीं होता उसमें, डायरेक्ट जाके वो करता है, जितना मैंने देना होगा उतने पे प्रोटेक्ट करेगा। और आपका जो, जैसे मैं बात कर रहा था कि एक जो सेफ जोन में मैंने पोटेंशियल रखना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को, यस सर। उस सेफ जोन को मैं मेंटेन कर सकूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1.2 रखना है किसी चीज का, ठीक है, पाइप का मैंने 1.2 रखना है। अगर तो मैं उसको DC देता हूँ और इतना करंट दे के उसको सेट करता हूँ कि डिफरेंस 1.2 हो जाता है, तो शायद मैं थोड़ी देर बाद भी आऊँ या कुछ अरसे बाद भी आऊँ तो 1.2 पे मेंटेन होगा, क्योंकि उतना ही करंट जा रहा है, उतना ही प्रिवेंशन हो रही है। ठीक हो गया, अनटिल अनलेस एनवायरमेंटल चेंजेस और वो बाकी सब चीजें नहीं आती हैं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इसमें, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दो, लेट्स से कि अगर ऐसे होगा तो ये चीज ऐसे ही रहेगी। अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट करूंगा ना, तो वो अपनी साइकिल को बार बार रिवर्स करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। वो कभी एक 1/12 फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारा पाकिस्तान में है वो चलता है। अब अगर मैंने उसको दे दिया, ऑल्टरनेटिव करंट से 1.2 कर दिया, तो वो कभी तो 1.2 होगा, मैं अगर रीडिंग लगा के भी देखता रहूंगा ना तो वो एक लम्हे को 1.2 होगा, एक लम्हे को -1.2 होगा। तो ये जो रैपिड चेंज आएगा ना, ये बजाय इसके कि मैं प्रिवेंटिव मेजर ले सकूं, ये उल्टा और डिटेरिएट कर देगा। इस वजह से DC यूज होता है, क्योंकि वो लोड बेयरिंग करंट होता है। समझ गए? ये लेफ्ट वाली पिक्चर, ये जनरल सी एक गैल्वेनिक उसकी इलस्ट्रेशन है कि अगर मेरे पास छोटा सा एक पाइप का सिस्टम है तो मैं अपने एनोड्स लगाता हूँ, उनको आपस में इस तरीके से एक मेटालिक इंसुलेटेड वायर से कनेक्ट कर देता हूँ। और ऑब्वियसली अगर पाइप है तो वो सॉइल में ही है, सबमर्ज्ड है। ठीक है, अबव ग्राउंड के लिए आप CP नहीं कर सकते हो, हमेशा बिलो ग्राउंड के लिए होती है, या किसी ऐसी चीज के लिए जो सबमर्ज्ड हो इलेक्ट्रोलाइट में। वो इलेक्ट्रोलाइट किसी भी किस्म का हो सकता है, पाइप या इस सब के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉइल होता है। ठीक है, ये सॉइल में सबमर्ज्ड है आपका पाइप, इसको आप कनेक्ट कर दोगे एनोड के साथ एक इंसुलेटेड वायर के थ्रू। वो जो एनोड होगा उसका एक अपना नेचुरल पोटेंशियल होगा, जो आपका पाइप मटेरियल है उसका एक अपना नेचुरल पोटेंशियल होगा। जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो एक नेचुरल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा,
उस पोटेंशियल डिफरेंस के बुनियाद पे गैल्वानिकली आप प्रोटेक्ट करोगे सिस्टम। ठीक है। इम्प्रेस करंट क्या होता है? इम्प्रेस करंट जैसे मैंने बताया, अगर लॉन्ग लेंथ ऑफ पाइपलाइन है या कोई और मेगा स्ट्रक्चर है जिसने डिफरेंट एनवायरनमेंट से होते हुए गुजरना है, डिफरेंट सिस्टम से होते हुए गुजरना है, तो उसके लिए मैं, और जिसमें कंट्रोल मेरे पास हो, तो ये एक इफेक्टिव मेरे पास एक टूल है इम्प्रेस करंट सिस्टम का, जो कि मैं यूज कर सकता हूँ अपनी प्रिवेंटिव मेथड्स के लिए। ठीक है। लार्जर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है गैल्वानिक एनोड, जैसे पहले बताया, बहुत सी चीजों की वजह से वो लॉन्ग लेंथ्स या मेगा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि कंट्रोल नहीं रहता, मैं अपना पोटेंशियल मेजरमेंट्स चेंज नहीं कर सकता, एनवायरमेंटल चेंजेस ज्यादा होते हैं, एंड सो ऑन। इम्प्रेस करंट में मैं क्या करूंगा, जितना कोरोजन करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है उसको बेसिकली मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से नलिफाई कर देता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज इसमें हमारे पास वही फिर चार चीजें आ जाती हैं, लेकिन एडिशन हो जाती है एक सोर्स की। जैसे मैंने पहले बताया, टीआर यूज होते हैं, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, सोलर यूज हो सकता है फॉर डीसी आउटपुट, डीसी करंट देना है ना मैंने, तो मैं सोलर को यूज कर सकता हूँ। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं जो प्रैक्टिकली इन फील्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो इस मेथड में मेरे पास कंट्रोल होगा, मैं एक सोर्स एक्स्ट्रा लगा दूंगा। अब मेरे पास तीन चार चीजें इकट्ठी होगी इसमें, एक आ गया मेरे पास सोर्स, एक आ गया मेरे पास कैथोड दैट इज पाइपलाइन, एक मेरे पास आ गया एनोड। उस एनोड, वो एक नहीं होगा बेसिकली, ग्रुप ऑफ एनोड या बेड ऑफ एनोड्स होता है जिसको ग्राउंड बेड कहते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है उसमें कितने एनोड डालने हैं आपके सिस्टम वोल्टेज पे। जिस सिस्टम वोल्टेज पे आपका सिस्टम डिजाइन हुआ है, तो पर एनोड कितने वोल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एनोड यूज करते हैं, उस ग्राउंड बेड में डालते हैं, बैकफिल करते हैं उसको, उसमें एक्टिवेशन कंपोनेंट्स डालते हैं, जैसे कोक, ब्रिक्स, लाइमस्टोन, NaCl, कोल। ठीक है। एक्टिवेट हो जाता है, मेटेलिकली भी कनेक्ट हुआ है। और ऑब्वियसली एक जो ग्राउंड बेड होता है पाइपलाइन के हमेशा पैरेलल इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है। ये जो दो चीज, ये बात जहन में रखना ज्यादा जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पाइपलाइन इस तरह से जा रही है और यहाँ पे आप ग्राउंड बेड आप पैरेलल उसको लगाते हो, ये डिस्टेंस होता है स्टैंडर्ड। ठीक है। तो एनोड, यहाँ से एक पॉजिटिव कनेक्शन एनोड का चला जाएगा सोर्स पे, यहाँ से कैथोड का नेगेटिव कनेक्शन जो केबल है वो चली जाएगी सोर्स के नेगेटिव केबल में। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आपके इस तरीके से सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था कि वाया इलेक्ट्रोलाइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो मैंने कनेक्शन किया है सोर्स से, इससे मैं यूटिलाइजेशन ऑफ एनोड को कंट्रोल कर सकता हूँ करंट ज्यादा या कम करके। ठीक हो गया। और ये जो आपका एनोड है, ये दोनों सॉइल में सबमर्ज्ड है ना, तो ये सॉइल आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और जो चार्ज फ्लो होगा एनोड टू कैथोड वो वाया इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये अगर एनोड है तो सॉइल के थ्रू चार्ज सब फ्लो करता है। ये आगे एक पिक्चर आएगी, मैं आपको उसमें ज्यादा बेहतर समझाता हूँ। ठीक हो गया। दिस करंट इज गिवन इन इनसॉल्युबल एनोड्स लाइक ग्रेफाइट। ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल, जैसे मैंने बताया पाइपलाइन का, वो डीसी सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, और जो सॉइल है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा, जिससे आपका चार्ज, जो सेक्रेटरी चार्ज है एनोड का, वो फ्लो करेगा टुवर्ड्स कैथोड। ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन आ गई। ये हमारे पास एनोड है राइट साइड पे, पैरेलल टुवर्ड्स पाइपलाइन। ये लेफ्ट साइड, लेट्स सपोज ये जो कैथोड है दैट इज द पाइपलाइन। ठीक है। ये बीच में डीसी पावर सोर्स है, इसका आप देखो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है कैथोड से, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है एनोड से। और ये जो कोरोजन करंट है, कोरोजन करंट प्रोटेक्टिव करंट है, दैट इज सैक्रिफिशियल चार्ज जो फ्लो हो रहा है कैथोड पे, वो वाया सॉइल हो रहा है। ठीक है। वाया इलेक्ट्रोलाइट या वाया सॉइल। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कैथोडिक और जनरल सी एप्लीकेशंस हम देखें, पाइपलाइंस की प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, शिप्स के लिए यूज होता है, शिप हल्स के लिए यूज होता है, डॉक्स के लिए यूज होता है, मरीन सीपी जो इतने आपके एरियाज हैं, जेटीज हो गई, हार्बर्स हो गए, उन सब के लिए यूज होता है, प्रेशर वेसल्स के लिए यूज होता है।
इंटरनल स्टोरेज के जो टैंक्स होते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, उसके लिए यूज होता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील ये एक नई प्रोटेक्टिव कोटिंग या उसकी टेक्निक है। इसमें आप मोल्टन जिंक को स्टील पे चढ़ा देते हैं, जिससे गैल्वन क्या कहते हैं, आपको मेटल को आप कोट कर देते हो स्टील को मोल्टन जिंक से। तो मोल्टन जिंक, जिंक बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपकी एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि कैथोडिकली प्रोटेक्ट करती है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं? ऑप्टिमम सेफ्टी है, एफिशिएंसी है, क्योंकि कैथोडिक प्रोटेक्शन ज़्यादा रिलायबल है। डिफरेंट सॉइल्स कंडीशन से चीज़ आपकी गुजर रही होगी, जितना मेगा स्ट्रक्चर गुजर रहा होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जहां आपकी कोटिंग फेल होगी वहां पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जितनी भी मकसद है कि एग्रेसिव सराउंडिंग होंगी, डिफरेंट सराउंडिंग्स होंगी, उनमें आपका सीपी सिस्टम आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आपने किस तरह से अपने स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करना है। डिसएडवांटेजेस, ये बहुत मेजर डिसएडवांटेजेस हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन के। अगर आप सीपी को ध्यान से अप्लाई ना करो और रेगुलर मॉनिटरिंग ना हो, तो यही प्रिवेंटिव मेथड जो है आपका, ये आपका डिस्ट्रक्शन का भी बायस बन सकता है। वो इस तरह के आपकी कोरोजन के जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। ठीक है, किस तरह से कर देता है? मैंने स्टार्ट में बताया था, कैथोड पे हाइड्रोजन की इवॉल्वमेंट होती है, तो हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट हो सकती है इस वजह से। लेट सपोज पाइप है, वो इंसुलेट भी हुआ है, उस पे कोटिंग भी चढ़ी हुई है, लेकिन कैथोडिक प्रोटेक्शन आपने ओवर प्रोटेक्शन कर दी है, जितना करंट चाहिए था उससे ज्यादा आपने प्रोवाइड कर रहे हो, तो कोटिंग के नीचे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस जितनी छोटी मॉलिक्यूल है उतना ही खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी भी जगह से वो कोशिश करेगा कि वो ऊज आउट करे। तो जब वो ऊज आउट करेगा तो आपकी जो कोटिंग है, वो जो चिपकी हुई है पाइप से, उसको ब्रेक कर देगा। जब ये कोटिंग और पाइप जो बैरियर है आपका, ये दोनों आपस में ब्रेक हो गए, तो ये जो जगह बीच में क्रिएट हो गई, इसमें आपका सॉइल आएगा, सब कुछ आएगा, और करोजन आपकी स्टार्ट हो जाएगी और रेट आपका करोजन का बढ़ जाएगा। तो और बाहर से जब हम पोटेंशियल मेजरमेंट ले रहे होंगे तो हमें तो बाहर से देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा कि कोटिंग बड़ी बेहतरीन चढ़ी हुई है, लेकिन अंदर से वो कोटिंग उस पाइप के साथ डिसबॉन्ड हुई भी होगी। ऊपर वैसे ही होगी, लेकिन अंदर से डिसबॉन्ड हुई भी होगी। इस फिनोमेना को हम कैथोडिक डिसबॉन्डमेंट कहते हैं। ये हाइड्रोजन की वजह से इम्ब्रिटलमेंट भी होती है वेल्ड बीट्स पे। ठीक है, और जो मटेरियल जो ऐसे हैं जो इनकी हार्डनेस ज़्यादा होती है। और कैथोडिक शील्डिंग एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये कि आपकी जितनी भी अगर आपका कैथोडिक जो करंट है, जो आपकी इंसुलेटिव कोटिंग है, वो ऐसी नहीं है जो कैथोडिक करंट को या कैथोडिक प्रोटेक्शन के साथ इन लाइन हो। इसीलिए आपको कोटिंग्स का भी देखना पड़ता है कि ऐसी कोटिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन आपने किसी जगह की करनी है तो कोटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए जो शील्डिंग प्रोवाइड ना करे। अगर आपका प्रोटेक्टिव करंट वहां पहुंच ही नहीं पा रहा आपकी, बिकॉज ऑफ दिस बैरियर जो इंसुलेशन हमने लगाई हुई है, हम बेसिकली तो मेटल को हमने करंट देना है ना थोड़ा सा, कि वो अपना नेचुरल पोटेंशियल अपना सेफ रेंज में लेकर आ जाए। तो अगर मैं वही नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, तो आपका जो कोरोजन करंट, इस प्रोसेस को हम कैथोडिक शील्डिंग कहते हैं, जिसमें आपकी जो करंट है वो प्रोटेक्टिव करंट है, वो पहुंच ही नहीं पाता उस अंडरलाइंग मेटल जो होता है आपका। ठीक है, तो ये बहुत मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। ये वही बात है कि प्रोसेस को जो अगर आपने कैथोडिक प्रोटेक्शन को अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है तो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप बजाय इसके प्रोटेक्शन के आप टुवर्ड्स डिटीरिएशन ही जा रहे होंगे, और ये आप रियलाइज भी नहीं कर रहे होंगे कि मेरा प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वही मुझे और डिटीरिएट कर रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कोरोजन यहाँ से बहुत मिनिमाइज हो सकती है। और ये जो कॉस्ट ऑफ कैथोडिक प्रोटेक्शन है, इसको अगर हम
क्योंकि इस पे भी कोई ना कोई कॉस्ट आ रही होती है प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को चलाने के लिए। तो ये जो कॉस्ट होती है हमारे कोरोजन लॉस के कॉस्ट से बहुत कम होती है। इसी वजह से इस पे इन्वेस्टमेंट की जाती है और चला जाता है कि ताकि हम जा सकें टूवर्ड्स ऐसे फिनोमेना जिससे प्रोटेक्ट कर सकें। एक छोटा सा सवाल है मेरा, ये क्या है? ये अगर आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा क्या है, बॉल्स बने हुए हैं जैसे बड़े बड़े। ये बॉल ये जो बॉल्स हैं ये स्टोरेज टैंक्स हैं, ठीक है? किस चीज के सर? स्टोरेज टैंक्स हैं, एक आइदर फ्यूल हो सकते हैं, ये किसी भी कंपनी के आइदर फ्यूल या वाटर स्टोरेज टैंक्स, ठीक है? या आपने कोई केमिकल स्टोर करना है, ठीक है? डिफरेंट इंडस्ट्रीज ये यूज करती हैं, ये डिफरेंट शेप्स में हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल और इस तरह स्फेयर में भी होते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, अभी आपने इतनी बड़ी कहानी सारी सुनी है, ये एक स्टोरेज टैंक है, इसका आउट मैंने पहले बताया था कि अबव ग्राउंड के लिए आप कैथोडिक प्रोटेक्शन नहीं कर सकते जहां इलेक्ट्रोलाइट का कनेक्शन ना हो। जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो ये बाहर का जो आप देख रहे हो इस तस्वीर में, उसको आप कैथोडिकली प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। स्टोरेज टैंक्स की भी प्रोटेक्शन की हमने बात की ना कि सीपी करती है, तो वो कैसे जैसे करती है? ये जो बाहर की वो आउटर वॉल्स हैं इसकी, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते सीपी से, होती है। आउटर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसका। तो बाहर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, और इंटरनल वॉल्स ऑफ स्टोरेज टैंक्स जो होती हैं उनको हम कैथोडिकली प्रोटेक्ट करते हैं, और वो भी सिर्फ उस लेवल तक प्रोटेक्ट की जा सकती हैं जहां तक जिस लेवल तक आपका इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। अगर ये हाफ फिल्ड है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक टैंक है जो कि हाफ फिल्ड है, तो अगर हमने उसकी सीपी की हुई है तो वो वहीं तक प्रोटेक्ट होगा जहां तक उसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल होगा। समझ में आ गया? यस सर। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक्स अलॉट आपका टाइम देने के लिए, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और सर एक जो मेरा छोटा सा सवाल है सर, ये जो आपने शुरू शुरू में एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक पाइपलाइन थी वो अंदर से प्रोडक्ट थी, तो हम्म उसको लोग क्या करते हैं अगर वो मतलब कहीं से पिनहोल्स हो गए और उसमें कोरोजन हो गई, तो हम्म उसके सर अंदर सर कैसे प्रोटेक्शन करेंगे उसको? डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, एक होती है पिगिंग, इंटेलिजेंट पिगिंग भी कहलाती है, जो आपके पाइपलाइन के अंदर का जितना भी जो सिचुएशन होती है उसको मॉनिटर कर सकता है। लेट्स से ये आपका पाइप है, तो इस पाइप के अंदर एक पिग होता है, एक छोटी सी डिवाइस होती है उसी पाइप के डाया के मुताबिक, जो कि अब तो एक्सपेंडेबल पिग्स भी आते हैं। मकसद कहने का ये कि उसमें पिग आप रन करते हो, ठीक है, जो आपको अंदर की सिचुएशन बता देता है। अब लेट्स सपोज अगर गैस की बात करें तो जो नेचुरल गैस होती है उससे वो क्रोसिव नहीं होती, तो इंटरनल कोरोजन का फॉर गैस यूज हमको स्टील पाइपलाइन में इंटरनल कोरोजन हम सफर नहीं करते, ठीक है। लेकिन आ जाए किसी भी हाइड्रोकार्बन की, अगर कोई फ्यूल है या कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई केमिकल है जिसको हमने गुजारना है और वो क्रोसिव इन नेचर है, एग्रेसिव है, तो वो स्टील पाइपलाइन को अफेक्ट कर सकता है, और उन्हीं वजह से ये अंदर से, या वाटर, लेट सपोज वाटर है, तो वो क्रोसिव होगा और वो इसको अंदर से इंटरनल कोरोजन का बायस भी बन सकता है। इंटरनल कोरोजन को देखने के लिए दो तरीकेकार होते हैं। एक मैंने आपको बताया, पहले उसकी मॉनिटरिंग या पहले इन्वेस्टिगेशन वो हम पिगिंग से करते हैं, इंटेलिजेंट पिगिंग से हमको उसका रिजल्ट होता है अंदर से इतनी है। लेकिन जब हमें पता होता है ना कि ये चीज एग्रेसिव है और उसको हमने उस पाइप में चलाना है, तो उसमें क्रोजन इनहिबिटर्स डलते हैं, सही है, थोड़े थोड़े क्रोजन इनहिबिटर्स डलते हैं। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ये भी है कि जब आपको पता हो कि पाइप ने इस तरह से क्रोसिव लिक्विड को फ्लो करना है, तो उसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वो सिस्टम को कमीशन करने से पहले इंटरनल वॉल्स पे कैटलिस्ट एक दफा रन किया जाता है पूरा, ताकि उनकी वॉल्स पे वो लग जाता है। जब फ्लो कराते हैं ना उसको कैटलिस्ट, तो पूरी वॉल्स को वो प्रोटेक्ट करता हुआ एक दफा निकल जाता है। फिर पीछे से आप
रन कर देते हो इनहिबिटर डाल के अपना फ्यूल, तो आपकी अच्छा इंटरनल इस तरीके से बच सकती है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए पिगिंग होती है। एक्सटर्नल का मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए दो किस्म के मेथड्स होते हैं, कोटिंग्स और कैथोडिक प्रोटेक्शन। अच्छा सर, ये जो शिप हल वाला सर आपने बताया, तो शिप हल की प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं? तो इसमें सेक्रिफिशियल एनोड लगा देते हैं, और सर इसमें सर दूसरा एक दो अगर कोई मेथड हो तो वो हमें बताइए। सॉरी, उसमें दूसरा क्या? सर कोई एक और मतलब कोई और मेथड है उसके लिए, शिप हल जैसे है, या जो पानी में काम कर रही है मशीन्स वगैरह, उनके टैंक्स को या उनकी बॉडीज को? जेटीज होती हैं, जितनी भी जेटीज होती हैं या जो ऑफशोर स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके लिए कैथोडिक प्रोटेक्शन ही यूज की जाती है। अच्छा सर, ठीक है। हाँ। उसके अलावा नहीं है? बोलो। उसके अलावा सर? या गैल्वानिक प्रोटेक्शन यूज होगी या इम्प्रेस करंट यूज होगी, और जो दूसरी चीज यूज होगी उसके अलावा जो बात कर रहे हो, दैट इज प्रोटेक्टिव कोटिंग। अच्छा सर, मतलब ठीक है, कोटिंग और पहले इसके आप अलावा? ऑब्वियसली उसको कोट करते हो, कोई ना कोई पेंट करते हो। आपने ऐसा तो कोई स्टील स्ट्रक्चर पानी में नहीं यूज होता देखा जो पेंट ना हुआ हुआ हो। यस सर। ठीक है, पहली तो वही प्रोटेक्शन है जो आपने उसको पेंट कर दिया। यस अब वो सर। डॉक होगी, कहीं लगेगा, कहीं वो जेटी पे आके डॉक होती है शिप, या किसी पोर्ट पे आके डॉक होती है, तो डैमेज हो सकता है, या पानी की अपनी इंटरनल उसकी रेजिस्टेंस भी, पानी की रेजिस्टेंस की वजह से वो डैमेज हो सकता है। ऑब्वियसली सी वाटर, ठीक है, ज्यादा क्रोसिव होता है, इससे वो डैमेज होता है। तो आप क्या कहते हैं, उसके लिए आपने एक दूसरा सिस्टम लगाया हुआ है अपना, या तो सेक्रिफिशियल। शिप हल्स पे तो आप करंट नहीं प्रोवाइड करोगे, हाँ डॉक्स पे या बड़े प्लांट्स पे, ऑफशोर प्लांट्स पे आप जरूर सीपी देते हो। वरना शिप हल्स के लिए अगर स्पेसिफिक बात करो तो उसके लिए ये यूज होते हैं, ओके सर। अच्छा सर, किसी सेक्रिफिशियल। को अगर तो कोई सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा तो? सा क्वेश्चन था सर। यस। जी जी बोलो। सर जैसे सर हमें अपने पाइप पाइप को प्रोटेक्ट करना है, तो सर उसमें आपने कहा कि हम ज्यादा करंट भी फ्लो नहीं करवा सकते, कम भी नहीं करवा सकते, सर कांस्टेंट करंट कितना होना चाहिए? ये डिपेंड करता है उस मटेरियल पे, उस इन्वायरमेंट पे, और जो विंडो मुझे नेस ने दिया हुआ है। लेट सपोज मुझे नेस का विंडो है कि 0.85 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। नेस मुझे सिर्फ ये बताता है कि 0.85 वोल्ट से फॉर स्टील स्ट्रक्चर फॉर पाइपलाइंस, उसके लिए 0.85 वोल्ट से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, कॉपर सल्फेट हाफ सेल इलेक्ट्रोड। जब मैं मेजर करूंगा एक इलेक्ट्रोड के साथ, तो उसका पोटेंशियल 0.85 होना चाहिए। ठीक है। अब ये मुझे बता दिया नेस ने लोअर बैरियर। अब मैंने उतना करंट देना है कि जितने पे मेरा स्ट्रक्चर 0.85 से ऊपर चला जाए। ठीक हो गया। अब जो उसका अपर लिमिट है उस विंडो की, वो डिफाइन होती है उस कोटिंग पे जो कि उस स्ट्रक्चर पे हुई हुई है। अगर तो लेट सपोज एक पाइप की बात कर रहे हैं और वो 3 लेयर्ड पॉलीथीन कोटेड है, तो मेरी मैक्सिमम विंडो जो अपर की होगी वो अराउंड 1200 वोल्ट या 1.20 होगी। ठीक है। जो मेरी मैन्युफैक्चरर मुझे बता देगा कि ये मेरी जो कोटिंग है, इसका आप प्रोटेक्टिव पोटेंशियल जो है वो 1.2 से ज़्यादा मत करिएगा, या हर बंदे ने अपनी रेंज दी हुई होगी, हर किस्म की कोटिंग की एक अपनी रेंज होगी। लेट से 1.2 वोल्ट है, तो अगर मैं उस कोटिंग पे 1.2 वोल्ट से ऊपर अपना प्रोटेक्टिव करंट फ्लो, इतना करंट फ्लो करा रहा हूँ कि उसकी प्रोटेक्टिव जो पोटेंशियल है 1.2 वोल्ट से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, कौन सी 3 चीजें होंगी वहां पे हो सकती हैं। सवाल तो अच्छे पूछे, सुन भी लेते थोड़ा सा। तो यो कैथोडिक बॉन्डमेंट हो सकती है, शील्डिंग हो सकती है, या हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट हो सकती है। यस सर। और कोई क्वेश्चन? माइक सबके बंद है, सब आराम से बैठे होंगे फोन फोन रख के। माइक सर मैनुअल है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो माइक अपना ऑन कर सकता है। चलिए, चलो भाई, थैंक यू अच्छा आप सर। सबका टाइम सुनने के लिए। हाँ जी। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे दोस्तों मेटलर्जी मटेरियल्स स्पेशली जो दाऊद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है उनके लिए। और उम्मीद रखते हैं कि सर सबने सही तरह इसको लेक्चर को देखा होगा, सुना होगा।
और उनके लिए फायदेमंद साबित होगा फ्यूचर में। इंशाल्लाह। स्पेशली जो सर फाइनल ईयर वाले दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो भी इंटर्नशिप वगैरह करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए तो सर थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन वंस अगेन। इंशाल्लाह, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक यार आप सबको। माशाल्लाह फाइनल ईयर है, इसके बाद एक प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, तो अभी से मेरा मशवरा होगा कि अपनी एक फील्ड डिसाइड करो, उस पर वर्किंग करो और इस हिसाब से आगे चलो। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, पाकिस्तान के लिहाज से देखो तो बहुत ग्रोइंग फील्ड है। अगर इसमें आते हो तो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस मैं अवेलेबल हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ भी और अब्रॉड के लिए भी। क्योंकि कोरोजन प्रिवेंशन और कोरोजन प्रोटेक्शन एक ऐसी फील्ड है जो कि जिसमें बंदे बहुत कम है और काम ऑब्वियसली है। बिल्कुल तो सर। वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग, और वही बात है कि अगर हमें नोट भी देखना है ना तो नोटू भी बच्चों यहाँ पे बहुत है। तो मकसद है ऑन द लाइटर साइड, नोट हर जगह है, जहाँ आप काम करेंगे, एक्सीलेंस लेंगे, वहां पे आपको इंशाल्लाह सब मिलेगा। लेकिन मकसद कहने का ये है कि एक अच्छी फील्ड है, एक अच्छी नॉलेजेबल फील्ड है, एक टेक्निकल फील्ड है। तो अगर मतलब फ्यूचर है सीपी में, सॉरी, फ्यूचर है सर सीपी में मतलब। नहीं मुझे सॉरी यार समझ नहीं आया, क्या हो गया सीपी में? मतलब सर फ्यूचर ही फ्यूचर है सीपी में। फ्यूचर ही फ्यूचर हर जगह है बच्चे, पर ये है कि जहाँ बनाना चाहो। तो नहीं सर। मैं, हाँ अगर आप इंटरेस्ट हो तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। पाकिस्तान में देखो हमारा एक्चुअली इशू ये है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का कोई कोलैबोरेशन नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। बच्चे अभी आप लोग जिस उम्र में हो, ये फाइनल ईयर में, तो इस टाइम तक आप लोगों को पता होना चाहिए आपने नेक्स्ट क्या करना है। हमारे बिल्कुल यहाँ एक मसला ये है कि आप लोग भी शौक से मटेरियल मेटलर्जी में, कोई मेरे ख्याल ये जो जितने भी हैं या आपके जो बैचमेट्स हैं उनमें से कोई 3-4 होंगे जो शौक से आए होंगे, बाकी सबका बस मेरिट में नाम आ गया होगा। बिल्कुल ठीक है, सर किस्मत। तो वो हर जगह ऐसा ही होता है। लेकिन आप जिस चीज को ऑप्ट करते हो फिर उसको थोड़ा सा उस पर वर्किंग करके उसको अपनी फील्ड बनाओ, कोशिश करो कि आगे से आगे चलो। तो ये है कि बहुत सी फील्ड्स हैं आगे, इंस्पेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं मटेरियल्स वाले, पाइप स्टील इंडस्ट्री में जा सकते हैं मटेरियल्स वाले। तो फील्ड बहुत सी हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट पहले से बना के और फिर चलना होगा। तो कोलैबोरेशन से आप लोगों को ये बहुत फायदा होता है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा इंडस्ट्री का पता हो कि किस पेस पे काम कर रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, क्या है, मैं यहाँ से पास आउट हूँगा, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कहाँ जाऊँ, ये सवाल अभी से अपने सॉर्ट आउट करके रखो, बजाय इसके कि इसका इंतजार कर रहे हो कि अभी 1 साल है और मैं पास आउट होऊंगा। तो हर बंदा यही कह रहा होगा कि बस ये बाकी तो टेंशन में घूम रहे हैं, मेरी नौकरी तो मेरा चाचा मामा ताया कहीं बैठा है वो लगा ही देगा। तो बेटा नौकरी तो वो लगा देगा, उसके बाद उस नौकरी में चलना आपने। ठीक है, तो ये चीजें पहले से अपनी सॉर्ट आउट करके रखो और एक रोड मैप अपना बना के चलो, तो जिंदगी में आगे आसानियां होंगी इंशाल्लाह। बाकी मेरी दुआ है आप सबके लिए, मेहनत करो, अल्लाह उसका जरूर अजर देता है। और जो करोगे पढ़ा हुआ है और करीबी मेहनत, नॉलेज कभी तुम्हारी जाया नहीं जाएगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा जहन में रख के, बाकी शुगल मस्ती अपनी हर जगह, लेकिन थोड़ा सा रोड मैप साथ साथ लेके चलो। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबको, अल्लाह आप सबको अच्छी नौकरियां नसीब करे, अच्छे करे और मेहनत करो, और जब मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से सर अभी आपका भी ज़्यादा वक्त नहीं है जी अशमत। सर थैंक यू सो मच सर, मैं ये बोलना चाह थैंक यू, रहा था। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी थैंक यू वेरी मच। मेहरान इंजीनियरिंग फॉरम टेक्निकल सेक्टर दाऊद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक स्पेशली सर की तरफ से और हमारी सारी फैकल्टी की तरफ से सर थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक यू। उम्मीद है फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो फिर राब्ता करेंगे। चलिए, थैंक यू भैया, अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम।